हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम अपनी ज्योग्राफी आज की लास्ट क्लास करने वाले हैं, लेक्चर 8। इससे पहले हमने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी आज का ज्योग्राफी का प्रीलिम्स ओरिएंटेड जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ कंपाइल कर दूं एक ही आज की वीडियो में। फिर हम इसके बाद आपका इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। डोंट डिले, डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन विद द न्यूज कमिंग लाइक पोस्टपोनिंग ऑफ एग्जामिनेशन। तो फोकस रखिए अपनी पढ़ाई को, तैयारी को जारी रखिए एंड डट के मेहनत करते रहिए। ठीक है। आई होप आपने इससे पहले के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। अब हम बिगिन करते हैं अपनी ज्योग्राफी की आज की लास्ट लेक्चर स्पेसिफिकली। इसमें हम इंडियन क्लाइमेट, कुछ टेम्परेचर जोन्स एंड सीजंस, कुछ मॉनसून मैकेनिज्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। लास्ट में पीवाईक्यू एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा आज का कंटेंट जो हम डिस्कस करेंगे। कुछ अगर छूट गया हो पिछले वीडियोज में तो वो आज की इस वीडियो में कवर अप हो जाएगा। ठीक है। चलिए बिगिन करते हैं। ओके, क्लाइमेट यानी क्लाइमेट इन इंडिया। क्लाइमेट इन इंडिया में आपको मेनली ये 6 सीजन पता होने चाहिए कौन कौन से हैं इंग्लिश के हिसाब से, और हिंदी में उसके नाम क्या है और कौन कौन से मंथ्स में वो आते हैं। ठीक है ना, हिंदी में भी और इंग्लिश में, दोनों में आपको पता होना चाहिए। आप इंडियन है तो हिंदी में तो पता होना ही चाहिए। ठीक है। तो पहला आता है आपका स्प्रिंग सीजन। उसको वसंत वसंत कहते हैं हम अपना हिंदी में। बसंत पंचमी मनाई जाती है। ठीक है। नहीं, मार्च से मई के महीने में आता है। ठीक है। और हिंदी में से चैत बैसाख भी कहते हैं। दूसरा समर सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं जैसे हम हिंदी में। मई से जुलाई का जो समय होता है, मई से जुलाई का समय ग्रीष्म ऋतु का समय होता है जो निकल गया है। इसे जेठ आषाढ़ का महीना भी कहा जाता है। अच्छे अच्छे लोग घूंघट कर लेते हैं इस जेठ के महीने में। ओके। रेनी सीजन आता है आपका, जो अभी चल रहा है, वर्षा का समय। ठीक है। जुलाई से सितंबर तक का होता है। ये सावन भादो कहते हैं हम हिंदी में मंथ को। ऑटम सीजन जो है वो श्राद्ध के जो महीने होते हैं, सितंबर नवंबर। ठीक है। अश्विन कार्तिक मंथ कहे जाते हैं ये। विंटर सीजन में हेमंत होता है आपका नवंबर टू जनवरी, अगन प्लस। और कोल्ड आपका होता है शिशिरा, ये जनवरी से मार्च का समय होता है, माघ फागुन। ये महीनों के नाम है और ये सीजन के नाम है हिंदी में और इंग्लिश में। आप इसे देख लीजिएगा जो क्लाइमेट इंडिया में इंपॉर्टेंट है। विंटर सीजन की अगर हम बात करें, रेनफॉल इन विंटर्स ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं। जो आपकी मेडिटेरेनियन जो सी से उधर की तरफ से जो हवा आ रही होती है, तो वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं बेसिकली, तो विंटर सीजन को कारण बनते हैं। तो विंटर सीजन या विंटर रेन किससे होती है? मेडिटेरियन सी से आने वाली हवा से होती है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बनते हैं इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड जेट स्ट्रीम्स कैरी दीज क्लाउड्स। ठीक है। समर में ये रेन नहीं करते हैं। ठीक है। समर में तो हमारे साउथ में मानसून आते हैं जो नीचे से ऊपर। ठीक है। इन राजस्थान विंटर रेनफॉल इज नोन एज द महावत। विंटर रेनफॉल को राजस्थान में महावत कहा जाता है। इन राजस्थान विंटर रेनफॉल इज नोन एज महावत। एक मिनट। ठीक है। मॉनसून में देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अरेबिक टर्म, इट्स एन अरेबिक टर्म, मॉनसून इज एन अरेबिक टर्म, केम फ्रॉम द वर्ड मौसम। इट मीन्स सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। साउथ वेस्ट मॉनसून आर द मेन रीजन ऑफ द इंडियन मॉनसून रीजन एंड एग्रीकल्चर इज टोटली मैक्सिममली डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून। ठीक है। तिब्बत से आने वाली जो हवाएं होती है वो रिट्रीटिंग मॉनसून होती है बेसिकली, और ये होती है हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून जो हमारे अरेबियन सी की तरफ से जारी होती है। यहाँ पे आपकी वेस्टर्न घाट्स होते हैं, सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे इस रीजन में होती है, केरला के। 1 जून में ही दस्तक दे जाता है मॉनसून साउथ इंडिया में। ठीक है। और हैवी रेनफॉल क्रिएट करता है एंड फिर ये मॉइस्चर क्रिएट करते हुए यहाँ पहुंचती है जुलाई के आसपास, जून 15 से जुलाई के आसपास। और फिर ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपकी मॉनसून फैल जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद देख लेते हैं हम अराइवल ऑफ द मॉनसून, फर्स्ट वीक ऑफ जून ये डेट होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये ड्यू टू माउंटेन्स की वजह से होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, आपका एक विंडवर्ड साइड होता है जो पहाड़ से इस तरफ जो क्लाउड्स होते हैं वो रेनफॉल क्रिएट कर देते हैं, जैसे टकरा के यहाँ पे रेनफॉल हो जाती है। ठीक है। और जब यहाँ से ये हवा यहाँ पहुंचती है तब तक ये मॉइस्चर हो चुकी होती है यहाँ पे रेनफॉल करके, ये ड्राई हो चुकी होती है, तो ये लीवर्ड साइड में कोई रेनफॉल नहीं करती है। तो वेस्टर्न घाट में जब आती है साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे, ठीक है, तो वो टकराती है वेस्टर्न घाट से और विंडवर्ड साइड की तरफ बहुत सारी रेनफॉल हो जाती है और लीवर्ड साइड की तरफ बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है ऑलमोस्ट। ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट है थार डेजर्ट, जो कि आपका अरावली वाला एरिया है। यहाँ पे जो रेन होती है बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाती है, बिकॉज जो अरावली की जो ये पहाड़ियां हैं, इट इज पैरेलल टू द रेन। तो रेन इज पैरेलल टू द अरावलीज माउंटेन रेंज ओवर हियर, इसलिए यहाँ पे पहले ही सूखा है और थार डेजर्ट जैसी चीज यहाँ पर नम जाती है।
एक इंपॉर्टेंट नोट है, फैक्ट है, ये ध्यान रखिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मौसमराम एट मेघालय, हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मेघालय, वहां पे एक जगह है मौसमराम। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वर्ल्ड की हाईएस्ट बारिश कह सकते हो यहाँ पे होती है। खासी हिल्स है यहाँ पे, इट रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल। ऐसा नहीं है कि होती रहती है यहाँ पे पानी। अब आप कहोगे, लॉजिक लगाओगे कि बहुत सारी बारिश होती है तो बाढ़ भी बहुत आता होगा यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लड्स वगैरह बाढ़ इतने नहीं आते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पानी टिकता नहीं है, वो फ्लो के साथ नीचे चला जाता है, रिवर्स के थ्रू ओशन रीजन में आराम से चला जाता है। ये कोई एक प्लेन एरिया नहीं है कि पानी इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मौसम विभाग इज एट मेघालय विच इज खासी हिल्स, यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होती है वर्ल्ड की। इसके बाद देखते हैं, बाय 15th ऑफ जुलाई, बाय 15th ऑफ जुलाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूरा मानसून फैल जाता है। 1 जून को केरला में दस्तक देता है, वेस्टर्न घाट्स में बारिश होती है बहुत ज्यादा, और फिर 15 जुलाई तक आते आते पूरे ऑल ओवर इंडिया में मानसून अच्छे से आ जाता है हमारे। ठीक है, ब्रेक इन मानसून की बात करें तो अराइवल के बाद 1 से 2 वीक तक का ब्रेक देखा जाता है मानसून सीजन में। ठीक है, रिट्रेटिंग मानसून क्या होते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोल सकते हैं इसको हम। नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल इन तमिलनाडु एंड कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ आपका कोरोमंडल कोस्ट आता है और तमिलनाडु रीजन आता है, यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून ओवर हियर, जिसको रिट्रेटिंग मानसून भी कहते हैं। सितंबर के आसपास होता होगा ये। ओके, इल नीनो एंड ला नीना, ये दो होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या होता है ये, इल नीनो को स्मॉल बॉय भी कहते हैं या चाइल्ड क्रिस्ट भी कहते हैं, चाइल्ड क्रिस्ट। ठीक है, सी है ये। एंड ला नीना को लिटिल गर्ल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका पैसिफिक, अगर हम बात करें, पैसिफिक ओशियन है आपका ये। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका साउथ अमेरिका है। तो जो पीरू वाला रीजन है, चिली पीरू रीजन है आपका, यहाँ पे नॉर्मल एयर्स में क्या होता है, जो वाटर है, जो विंड है, वो इस डायरेक्शन में मूव करती है फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये जो नॉर्मल एयर में स्पेसिफिकली मानसून क्रिएट करता है इंडिया में, ये जो नॉर्मल एयर में जो एक्टिविटी होती है, ये मानसून क्रिएट करती है, जो कि गुड है, अच्छी है, हेल्दी है इंडिया के लिए। लेकिन जब इल नीनो आ जाता है, ये नॉर्मल एयर को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो विंड्स या ओशन करंट्स है, वो स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जिससे क्या होता है, जो वार्म इक्वेटोरियल करंट है, वो ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका की तरफ मूव करने लगती है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, और यहाँ पे इंडियन मानसून जो पहले हो रहे थे नॉर्मल एयर में, वो नहीं होते, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और मानसून नहीं होते, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है इंडिया की। तो ये बैड होते हैं बेसिकली। तो इल नीनो आर नॉट गुड फॉर इंडिया, दे आर बैड। ठीक है, इट मीन्स इल नीनो इज नॉट गुड फॉर इंडिया। तो ये इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कंडीशंस बेकार कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, प्री मानसून शावर्स होते हैं। प्री मानसून शावर्स क्या होते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में प्री मानसून शावर्स को नॉर्थ वेस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, जिसको स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी भी कहते हैं, और असम में इसको बरदोली और चेरा भी कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्स को। ठीक है, साउथ इंडिया में जो आपके प्री मानसून शावर्स है, उनको ब्लॉसम या मैंगो शावर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लॉसम और मैंगो शावर्स। क्लियर है, ये सब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग दी highest point and the lowest point of our India in the north south direction and the east west direction। अगर आप बात करें नॉर्थ से लेके साउथ तक का डिस्टेंस कितना है इंडिया का, तो वो है 3214 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अगर बात करें ईस्ट से वेस्ट तक कितना चौड़ा है इंडिया, तो वो है आपका 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर कितना है, ईस्ट से वेस्ट तक लेंथ है हमारी इंडिया की। ठीक है, और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप देख सकते हो, 37 डिग्री से 6 मिनट्स और 8 डिग्री से 4 मिनट्स तक, या 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट्स तक। ठीक है, पॉइंट कौन कौन से हैं जगह, नॉर्थ में आपका इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल से लेके साउथ में केप कैमरन या कन्याकुमारी, यहाँ से यहाँ तक मेजर किया जाता है। और ईस्ट वेस्ट में देखो तो आपका नॉर्थ ईस्ट में केबित्तू है, और आपका जो गुजरात में जो रीजन है गुहार मोटी, यहाँ से यहाँ मेजर किया जाता है ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस। तो ये आपको ध्यान से रखना है, यहाँ से यहाँ हमारा इंडिया फैला है नॉर्थ साउथ से ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी। ये 23.5 डिग्री में बनता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नॉर्थ में स्पेसिफिकली। ठीक है ना, कैप्रिकॉर्न आपका साउथ में बनता है। इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया। वो कौन कौन से 8 स्टेट्स है, पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा है आपका छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है आपका वेस्ट बंगाल, 7th है आपका त्रिपुरा और 8th है आपका मिजोरम। ठीक है, ये आ भी चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है और यूपीएससी में भी आ चुका है।
क्वेश्चन इस टॉपिक पे कि आपको 4 स्टेट्स दे देंगे, कौन सा उनमें से नहीं है या कौन सा है, यस और नो, करेक्ट और इनकरेक्ट, आपको इस तरह से पता होना चाहिए। सीधा फैक्चुअल भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी स्टेट से पास होता है टॉपिक ऑफ कैंसर, तो 8, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इस पे भी हमने डिस्कस किया था पहले की कुछ वीडियोस में, जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में बनता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसमें जो 5.5 घंटे अहेड रहता है ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से, जो कि 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, इंडिया में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 स्टेट से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होता है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा 5 स्टेट से पास होता है। उसके लिए ये एक निमोनिक की तरह से लिखा हुआ है, मौचा कह लीजिए या मौका कह लीजिए। ठीक है, एम से मध्य प्रदेश, ओडिशा, यू से यूपी, यूपी का जो मिर्जापुर है एग्जैक्टली इस लोकेशन से पास आउट होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, यूपी का आपका मिर्जापुर रीजन से पास होता है और फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन 5 स्टेट से पास आउट होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और यूपी के मिर्जापुर से स्पेसिफिकली पास आउट होता है। ठीक है, टाइम कैलकुलेशन लॉन्गिट्यूड के बिहाफ पे करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट एंड 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स बेसिकली। तो 75 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 5 आवर्स का डिफरेंस है। तो 82.5 डिग्री से उस हिसाब से हमने लगाया कि 5.5 घंटे अहेड है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। ओके, नॉर्दर्न पॉइंट सबसे ऊपर हमने क्या दिखाया, इंद्रकोल है, अभी जो मैप में हमने दिखाया नॉर्थ से साउथ ये वाला। ठीक है, और सदर्न पॉइंट है केप कोमेरन या कन्याकुमारी। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोटी इन गुजरात एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबुत्तु इन अरुणाचल प्रदेश, किबुत्तु रीजन इन अरुणाचल प्रदेश। आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। ओके, इंटरनेशनल बाउंड्री देख लेते हैं, कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है आपका 7 कंट्रीज के साथ इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है और लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ, जो कि है 4096 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लगने वाली लाइन को बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और बांग्लादेश में लगने वाली लाइन को बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है वो है चाइना, 3488 किलोमीटर का लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है इंडिया चाइना के साथ। और इंडिया और चाइना के बीच में लगने वाली जो बाउंड्री है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में लगने वाली बाउंड्री का नाम है मैकमोहन लाइन। बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ लाइन एंड चाइना के साथ लगने वाली है मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद तीसरा मतलब नंबर आता है जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है और उनके बीच में जो लाइन होती है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद 4th नंबर पे नेपाल है, 5th में म्यांमार है, 6th में भूटान एंड लास्ट है आपका अफगानिस्तान, जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की, जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में लगने वाली लाइन को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, ये आ चुकी है एग्जाम में तो आती भी रहेंगी, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंडिया चाइना बॉर्डर पे 3 सेक्टर्स में आपको ध्यान रखना है बेसिकली, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न में कौन कौन से स्टेट है जो इंडिया के साथ चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड वेस्टर्न साइड से शेयर करते हैं चाइना के साथ बॉर्डर। सेंट्रल में उत्तराखंड है हमारा, वो शेयर करता है बॉर्डर। ठीक है, ईस्टर्न में आपका सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, वो शेयर करता है बॉर्डर। उत्तराखंड बेसिकली नेपाल के साथ शेयर करता है और चाइना के साथ, यानी तिब्बत रीजन अगर आप देखो वहां बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, बांग्लादेश, इसके बाद बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ऑलमोस्ट सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है बांग्लादेश के साथ, ये हमने किया भी था पीवाईक्यू एनालिसिस में। तो ध्यान रखिए ये 4 मेन स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के और वेस्ट बंगाल एक अलग स्टेट, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। नेपाल के साथ कौन कौन सा बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे इंडियन स्टेट, उत्तराखंड तो करता ही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। अभी रिसेंटली नेपाल में बहुत बड़ा फ्लड, डिवास्टेटिंग फ्लड आ गया है बिकॉज चाइना ने वहां से डैम ओपन कर दिया एकदम से एंड बहुत ही कम टाइम में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, तब तक बहुत ज्यादा ही डिवास्टेटिंग ये ट्रेजेडी हो गई है अभी रिसेंटली। तो भगवान बस कृपा करे सब पे। ओके, भूटान, भूटान में के साथ कौन कौन से स्टेट शेयर करते हैं बाउंड्री, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, सिक्किम हमारे इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो ट्राई जंक्शन कह सकते हो, 3 अलग अलग कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है और उधर चाइना है यानी तिब्बत रीजन है। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट हमारे शेयर करते हैं बाउंड्री, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, चारों ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, ओके। कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज कोस्टल स्टेट्स की कैटेगरी में आती है हमारी। ठीक है, लॉन्गेस्ट जो कोस्टल स्टेट है वो है गुजरात का, उससे छोटा है आंध्र 2nd नंबर पे और 3rd नंबर पे है तमिलनाडु।
शॉर्टेस्ट जो आपका कोस्टल स्टेट है वो है गोवा। गोवा तब यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये स्टेट है, तो शॉर्टेस्ट जो है आपका गोवा है कोस्टल स्टेट। लॉन्गेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कोस्टल यूनियन टेरिटरी में आएगी। इसके बाद यूएन क्लॉस आता है आपका, जिसके थ्रू इनलैंड वाटर ट्रीटी होती है। टेरिटोरियल जोन जिसमें डिसाइड किए जाते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी 22 किलोमीटर तक ये टेरिटोरियल जोन कहे जाएंगे। एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहे जाएंगे 200 नॉटिकल माइल्स तक। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, ये यूएन यूनाइटेड नेशन के जो ओशन से रिलेटेड जो क्लॉज बनाए थे उन्होंने, वो चीजें हैं इसमें। ओके, इसके बाद आते हैं हम अपने फिजियोग्राफिक डिविजन में। कुछ फिजियोग्राफिक डिविजन देख लेते हैं, ठीक है, उसे और क्लैरिटी से समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये 6 मेन पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है: हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ये आपका डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए थोड़ा सा। ये पर हिमालयाज की कुछ रेंज है, जैसे आप देख सकते हो सबसे जो ऊपर आता है ये वाली जो रेंज है, दिस इज योर ट्रांस हिमालयाज, दिस इज योर ट्रांस हिमालयाज। उसके बाद यहाँ पे जो है पॉइंट वो नंगा पर्वत है, और यहाँ पे जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न वाली जगह पे जो लास्ट एंड है हमारे माउंटेन रेंज का, वो है नामचा बरवा। या नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक हमारी हिमालय जो है रेंज फैली हुई है। ठीक है, जो इसमें हिमालयाज होते हैं, इसके बाद ट्रांस हिमालयस के बाद आते हैं आपकी ग्रेट हिमालयस या इनर हिमालयस और हिमाद्री, इन्हें हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेट हिमालयस को इनर हिमालयस भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू है ये। ठीक है, और यहाँ पे हाई पीक्स आपको वर्ल्ड की देखने को मिलेगी ग्रेट हिमालयस में। ठीक है, ये जो बने होते हैं, कोर इनका जो बना होता है वो ग्रेनाइट से बना होता है। ठीक है, ये ग्रेनाइट से बना होता है और ये असिमेट्रिक इन नेचर होते हैं बेसिकली। तो ये आपके ग्रेट हिमालयस हो गए। इसके बाद नीचे आते हैं आपके लेसर हिमालयस, ये देख रहे हो आप, ये आते हैं आपके लेसर हिमालयस। उसके बाद ये है आपके शिवालिक्स, ये आउटर हिमालयस भी कहे जाते हैं शिवालिक्स को। ठीक है, यहाँ पे आपकी दून घाटी, जैसे दून में हमारा देहरादून इज द लार्जेस्ट दून, ठीक है, जहाँ के हम निवासी हैं। ओके, एंड इसके बाद ये एंड हो जाता है यहाँ पे इधर के रीजन में कहीं, एंड इन द ईस्ट नोन एज द्वार्स। अच्छा, ईस्ट में इसी दून को द्वार्स कहते हैं और यहाँ पे इन्हें दून कहते हैं। तो ये शिवालिक आउटर हिमालय की रेंज में लाई करते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स, ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ओके, हिमालयस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सेडिमेंट्स ऑफ टिथिस सी हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है ना, पहले एक रोडिनिया करके एक लैंड था, फिर वो ब्रेकअप हुआ, फिर दोबारा रीइमर्ज हुआ और दोबारा एक पैंजिया नाम से एक लैंड बना, फिर दोबारा उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ इन द लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड फॉर्मेशन। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, और इस तरीके से बीच में जो सी था एक, उसे टिथिस सी नाम दिया गया था। तो उसी सेडिमेंट्स ऑफ टिथिस सी यहाँ पे पाए जाते हैं हिमालयस में, जिससे पता चलता है कि कुछ साल पहले, अराउंड मिलियंस एंड मिलियंस साल पहले, इंडिया जो है वो यूरेशियन प्लेट से, यानी इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी हमारी, और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक यहीं पर इमर्ज हुई। ठीक है, ग्रेट हिमालयस में पहला आता है आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 किलोमीटर, और ये नेपाल में आपका लाई करता है। नेपाल में ही लाई करता है ना, हाँ ठीक है, बता देना यार अगर गलत ना हो। ठीक है, ओके, एवरेज हाइट आपकी इसकी 6,000 किलोमीटर है, ग्रेट हिमालयाज की एवरेज हाइट बता रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की इतनी है, आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपका है कंचनजंगा, ये 8,598 किलोमीटर इसकी हाइट है, सिक्किम में है ये। और तीसरा है लॉटसे विच इज इन तिब्बत, ये 8,576 किलोमीटर इसकी हाइट है। तो ये वर्ल्ड के 3 हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको पता होने चाहिए: माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लॉटसे। सेकंड तो हमारे इंडिया में सिक्किम में ही है। हाईएस्ट ऑफ उत्तराखंड इज नंदा देवी। अच्छा, उत्तराखंड में हाईएस्ट पीक जो है हमारी वो है नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7,816 किलोमीटर। तो हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड इज नंदा देवी। ओके, नेक्स्ट है लेसर एंड मिडिल हिमालयस की अगर हम बात करें, लेसर एंड मिडिल हिमालयस, जिसको हिमाचल भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हिमाचल। ग्रेटर हिमालयस को क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, इनर हिमालयस भी कहते हैं। ठीक है, ओके, कश्मीर में जो है आपकी पीर पंजल रेंज लाया करती है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार रेंज लाया करती है, उत्तराखंड में नाग टिब्बा रेंज लाया करती है, और नेपाल में महाभारत रेंज लाया करती है। तो कभी कभी मैच तो कॉलम लगाने को भी आ सकता है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा, ये रेंज है कौन कौन से जगह से, रीजन से, स्टेट से या कंट्री से ये लिंक्ड है, ध्यान रखिएगा इसमें। ग्लेशियर्स इन द काराकोरम, ग्लेशियर्स कौन कौन से पाए जाते हैं काराकोरम रेंज में, जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे काराकोरम रेंज आती है अपनी। यहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, तो सियाचिन ग्लेशियर, आपको पता ही होगा, यहाँ हमारे जो आर्मी है, हमारे सेना है यहाँ पे तैनात रहती है, बड़ा ही डिफिकल्ट कंडीशंस होती है यहाँ पे।
ठीक है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर है पहला तो आपका, दूसरा है हिस्पर और तीसरा है ब्याफो। तो दीज आर द थ्री मेन ग्लेशियर्स इन द काराकोरम रेंज। ठीक है, दीज आर द थ्री मेन ग्लेशियर्स इन द काराकोरम रेंज। ओके, इसके बाद पासेस है, पासेस देख लेते हैं एक बार। सॉरी, ओके, इसके बाद पासेस है, पासेस देख लेते हैं एक बार। पासेस क्या होता है, बेसिकली दो बड़े माउंटेन के बीच में जाने का जो रास्ता होता है या बनाया जाता है, दैट इज योर पासेस। तो पहला है बनिहाल पास, ये जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर में है। पीर पंजल पास, ये भी जम्मू टू कश्मीर में है। फिर बुर्जिल पास है, जोजिला पास है, ये सबके सब जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जो बनिहाल और पीर पंजल है वो जम्मू से कश्मीर में आने के लिए है बेसिकली। ठीक है, बाकी तो बुर्जिल पास है और जोजिला पास है, ये सारे जम्मू कश्मीर में लाई करते हैं। आप देख सकते हो ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में आपके लाई करते हैं। दूसरा है रोहतांग पास, जिसमें आपकी अटल टनल है 9 किलोमीटर की। ठीक है, कुल्लू टू लाहौल स्पीति ये टनल बनाई गई है, ये हिमाचल प्रदेश में लाई करती है। बारालाचा पास तो हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। शिपकिला पास जो कि सतलुज जहां से एंटर करती है वहां भी, वो भी हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। आपसे पूछ लेंगे कि बनिहाल पास इज वेयर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एक्सेट्रा, या फिर नीति पास कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में लाई करता है। नीति पास हमारा उत्तराखंड में है। लिपुलेख पास, लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड में है। माणा पास उत्तराखंड में है। नथुला पास है सिक्किम में। जेलेपला पास है आपका सिक्किम में। तो ये नाम याद रखिए पासेस के। ठीक है, और फिर अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ इंपॉर्टेंट पास है, बुमला पास, बुमदिला पास, योंगड्यूप, डिभू पास, विच इज द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके, कुछ रीजनल डिविजन ऑफ द हिमालयाज देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका पंजाब हिमालयाज, जो नहीं दिख रहा मैं लिख दे रही हूँ। पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। जो पंजाब हिमालय है वो इंडस से लेके सतलुज रिवर तक लाई करते हैं, ये रिवर्स के नाम है। इंडस से लेके सतलुज रिवर तक लाई करते हैं। कुमाऊं हिमालय सतलुज रिवर से काली रिवर तक लाई करते हैं। ठीक है, नेपाल हिमालय जो काली रिवर से टिस्टा रिवर तक लाई करते हैं आपके सिक्किम में। और असम हिमालय आपका टिस्टा रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक लाई करते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये चार कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं हमारे हिमालय बिटवीन दीज रिवर्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कश्मीर इज फेमस फॉर सैफरॉन और कारेवा फॉर्मेशन विच इज अ लोकल वैरायटी ग्रोन देयर। पेनिनसुलर प्लेट्यू, अब आते हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। तो बेसिकली पेनिनसुलर किसे बोला जाता है, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो जो इंडिया का मैप है बेसिकली वो तीन साइड से वाटर से कवर्ड है। इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, यहाँ नीचे इंडियन ओशन। तो जो ऐसी लैंड एरिया होता है जो तीन साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड होती है, दैट इज नोन एज पेनिनसुला। ठीक है, तो एरिया कवर्ड फ्रॉम वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप, देखो इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप बन रही है। टिल्टेड वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। हाइट इसकी इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए हाइट इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, तो ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है आपका इसमें। ये डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे आपके सेंट्रल हाईलैंड्स लाई करते हैं, और ये वाला जो रीजन है आपका साउथ में, और आपका महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश वगैरह, ये वाला आपका जो रीजन है वो डेक्कन प्लेट्यू कहलाया जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में डेक्कन प्लेट्यू आता है आपका ये वाला रीजन। सेंट्रल हाईलैंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट आपके रीजन हैं वो देख लीजिए। ठीक है, वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आता है मरवाड़ रीजन, फिर मालवा रीजन, फिर बुंदेलखंड रीजन, फिर बघेलखंड रीजन, फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू और छोटा नागपुर रीजन, जिसे रूर स्टेट भी कहते हैं। तो दीज आर the chronological statement, or we can say order of for the central highlands. ठीक है, देन वेस्टर्न घाट्स हायर देन द ईस्टर्न घाट। ये सब चीजें तो हमने स्टार्टिंग की वीडियो में देखी थी, बहुत अच्छे से हमने डिटेल में डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, बिटवीन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ये शॉर्ट में थोड़ा सा मैंने दिखा दिया है, और द क्विक रिवीजन। कंटिन्यूअस होते हैं वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ब्रेक होते हैं, क्योंकि यूजुअली रिवर्स हैं वो यहाँ से होती हुई ओशन में चली जाती है। ठीक है, दे मीट एट नीलगिरीज, जो वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स हैं वो नीलगिरीज में आके मिलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं दे आर फाउंड एट 1200 मीटर एलिवेशन। ठीक है, एंड ईस्टर्न घाट्स 600 मीटर एलिवेशन की हाइट पे होते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर है। एंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अनाईमुड़ी, विच इज इन केरला, सॉरी, अनाईमुड़ी इन केरला एंड डोडा बेटा इन तमिलनाडु। ठीक है, अनामलाई हिल्स में। तो ये ध्यान रखते हैं, नीलगिरी में ये दोनों मिलते हैं आपके। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं। ओके, वेस्टर्न घाट्स में आपके कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है।
नीलगिरी हिल्स, अनायमलाई हिल्स एंड कार्डामम हिल्स, ये 3 मेन हिल्स है आपके वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेघालय प्लेटू देखते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कार्गी एंगलॉक प्लेटू लाई करता है। स्पेशली इसमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है फ्रॉम योर मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। तो पहले आते हैं आपके गारो हिल्स, उसके बाद खासी हिल्स, उसके बाद जैंतिया हिल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये अलग अलग ट्राइब के नाम पे ये हिल्स है बेसिकली। गारो हिल्स में वंगाला फेस्टिवल है फेमस, जो मनाया जाता है वहाँ पे। अरे यार, जस्ट ओके। गारो हिल्स में आपका वंगला फेस्टिवल है जो मनाया जाता है। फिर आपके बाद इसके बाद आता है खासी हिल्स, इसमें आपका नोंगक्रेम फेस्टिवल है जो मनाया जाता है। और जंतिया ट्राइब्स जो है, जंतिया हिल्स में बेहमतिम खलम फेस्टिवल ये मनाया जाता है। तो ये 3 ट्राइब्स के नाम पे हिल्स और उनके फेस्टिवल्स जो मनाए जाते हैं मेघालय में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आती है मिकिर फ्लैट आपके हिल्स और रेगमा हिल्स इन दी मेघालय प्लेट्यू, कार्बी एंगलोन प्लेट्यू स्पेशली। विंध्यास होते हैं दूसरे आपके इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है विंध्यास में वो है पीक ऑफ गुडविल, जो कि सद्भावना है, और 2467 फीट की ऊंचाई पर है ये। सतपुरा हिल्स जो है आपके, उसमें इंपॉर्टेंट एंड हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़ पीक, और 1350 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद कोस्टल प्लेन्स में आपके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दो इंपॉर्टेंट आते हैं। वेस्टर्न घाट की तरफ आपका अरेबियन सी है एंड बे ऑफ बंगाल की तरफ आपका ईस्टर्न घाट्स है। इसमें जो आपका रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद कथियावाड़ रीजन, फिर कोंकण, फिर मालाबार, फिर केप कॉमरन, फिर कोरोमंडल, फिर उत्कल, फिर बैगार, यहाँ इस तरीके से यहाँ पे इधर से मूव करते हुए यहाँ तक है ये रीजन्स के नाम है स्पेशली कोस्टल प्लेन्स में इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके आइलैंड्स ऑफ इंडिया, आर्किपेलागो है ये है आपका आइलैंड्स, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, और ये है आपके आर्किपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप इंपॉर्टेंट 2 आइलैंड्स है हमारे इंडिया के, जो यूनियन टेरिटरी भी है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, ये एक आपका एक स्टेज पे आता है, ठीक है। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक इन द नॉर्थ अंडमान, ठीक है। नारकोंडम आइलैंड्स है यहाँ पे। इसके बाद आपके बैरन आइलैंड्स है, ये एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का एक बैरन आइलैंड, इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। इट इज एन एक्टिव वॉल्केनो बैरन आपके जो कि अंडमान में पाए जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, ठीक है, जिसका नाम बदल के अब श्री विजयपुरम रख दिया गया है। आई होप सो यू मस्ट बी नोइंग दिस, श्री विजयपुरम नाम हो चुका है इसका। लिटिल अंडमान आता है, उसके बाद 10 डिग्री चैनल आती है आपकी, यहाँ पे बैरन आइलैंड पाया जाता है, और 10 डिग्री चैनल डिवाइड करती है अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। यहाँ सबसे ऊपर कार निकोबार और लिटिल अंडमान को डिवाइड करती है 10 डिग्री चैनल आपकी। यहाँ पे निकोबार आइलैंड्स आ जाते हैं, यहाँ पे ग्रेट निकोबार आ जाता है, यहाँ फ्यूलर पीक है, इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ग्रेट निकोबार ओवर हियर, ठीक है। ट्राइब्स यहाँ जो पाई जाती है, शोम्पेन ट्राइब है जो पहली बार वोटिंग की थी इस बार। सेंटिनल्स, जरावा, these are great Andamanese only, these are some of the important tribes of the निकोबार एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं इसके बाद। लक्षद्वीप में आपको बेसिकली 3 चीजें याद रखनी है। पहले बात तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है और मालदीव। मालदीव तो अलग कंट्री हो गया आपका, ठीक है। यहाँ लक्षद्वीप कावारती यहाँ पे है, एंड्रॉड विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ओवर हियर। 9 डिग्री चैनल से डिवाइड बिटवीन दी लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, एंड 8 डिग्री चैनल डिवाइड बिटवीन द मिनिकॉय एंड मालदीव्स बेसिकली। क्लियर है, ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो याद रखने हैं आपको। अच्छा, पोर्ट्स की बात करें, ये पार्ट्स नहीं है, पोर्ट्स है, PORTS, पोर्ट्स। पोर्ट्स की बात करें अगर, तो मेजर और माइनर 2 कैटेगरी में आते हैं। मेजर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, माइनर पोर्ट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पोर्ट्स है, देयर आर मोस्ट नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन तमिलनाडु, ओके। कांडला पोर्ट गुजरात में है, बेसिकली इट्स also known as दीन दयाल पोर्ट एंड इज a tidal port, basically it is a tidal port, तो कांडला पोर्ट इज a tidal port, it is in गुजरात। दूसरा है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये आपका महाराष्ट्र रीजन में है, इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नावा शेवा में, तो याद रखना है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन महाराष्ट्र। तीसरा है मोरमागांव पोर्ट इन गोवा, जुआरी रिवर पे। चौथा है कोची पोर्ट इन केरला, क्वीन ऑफ अरेबियन सी पे। विशाखापट्टनम पोर्ट इन आंध्र प्रदेश इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट, तो डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट कौन सा है, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में आ जाते हैं। कोलकाता में आपका रिवराइन पोर्ट है हुगली रिवर पे, इट इज ऑल्सो नोन एज द डायमंड हार्बर, तो कोलकाता में आपका रिवराइन पोर्ट है, 1870 में बना था। इट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट, इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है कोलकाता को। पैरादीप पोर्ट है आपका उड़ीसा में, इट बिकेम द फर्स्ट पोर्ट टू हैंडल मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ कार्गो, तो पैरादीप पोर्ट इज इन ओडिशा। ये सब मेजर पोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम। टुटिकोरिन एंड चेन्नई में है। इसके बाद इंदौर में आपका कामराजार पोर्ट है तमिलनाडु में, ठीक है। इट इज इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट, व्हिच इज ओनली मेजर एंड फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट इंदौर पोर्ट इन द तमिलनाडु रीजन, ओके, कामराजार पोर्ट। आई होप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्लियर है आपको, ठीक है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हमने देख लिया
ये भाबर रीजन होती है। भाबर रीजन वो रीजन हो जाए जहाँ पे जो रिवर्स है वो गायब हो जाती है और फिर तराई रीजन में वो रीइमर्ज करती है, तभी वो दलदली इलाका होता है थोड़ा सा और फ्लडेड रहता है। फिर इसके बाद ये एलुवियल फ्लड प्लेन्स है। इसमें बेसिकली दो टाइप्स आती है, भांगर एंड खादर। एलुवियल फ्लड प्लेन्स जो होती है हाईली न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है। भांगर एंड खादर दो तरीके की आती है। भांगर जो होती है ओल्ड एल्यूमिनियम होती है, खादर जो होती है न्यू एल्यूमिनियम होती है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद रिवर सिस्टम देखेंगे हम। ये हम कर चुके हैं, हम एक तरीके से छोटा सा रिवीजन भी ले रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर वहां छूट गई हो तो यहाँ कवर हो जाएगी। रिवर सिस्टम में हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होती है। हिमालय मतलब जो हिमालय ग्लेशियर से जो निकल रही है रिवर्स वो पेनिनसुलर मतलब जो मॉनसून डिपेंडेंट है बेसिकली। हिमालयन रिवर जो होती है बेसिकली वो एंटीसीडेंट नेचर की होती है, जैसे कि इंडस एंड सतलुज। इट इन एग्जिस्टेंस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, मतलब पहले से ही ये एग्जिस्टेंस में रहती है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय ऑल्सो। बिकॉज हिमालय तो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से बने हैं ना, लेकिन रिवर उससे पहले किए हैं यहाँ पे। तो दैट इज दी नोन एज हिमालयन रिवर्स एंटीसीडेंट मेथड से बनी होती है। ग्लेशियर जो है आपका पेरिलियन होते हैं, लॉन्ग रिवर्स, लार्ज कैचमेंट एरिया। ठीक है, इसके बाद पेनिनसुलर जो रिवर्स होती है आपकी वो मॉनसून डिपेंडेंट होती है। इफर्मल रिवर भी कहते हैं उसको। शॉर्ट रिवर होती है ये एंड स्मॉल कैचमेंट एरिया में होता है पेनिनसुलर रिवर में, ये डिफरेंस है इसमें। अगर टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे तो जो नदियों में जैसे गंगा है, गंगा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी है और उसमें भी खुद की भी उनकी और ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरीज है, तो वो डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। ठीक है, अमरकंटक प्लेटो से निकलती है आपकी बहुत सारी रिवर्स। ठीक है, तो अमरकंटक प्लेटो से बेसिकली जो जो रिवर्स निकल रही है आपकी वो इस तरीके से रेडियल पैटर्न बना रही है, इस तरीके से रेडियल पैटर्न बना रही है। तो ये सेंट्रल पैटर्न की तरफ होता है, जहाँ पे जा रही होती है अंदर की तरफ। लोकतक लेक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। इसके बाद ट्रेलिस पैटर्न बनाती है जो 90 डिग्री के एंगल पे आके मीट करती है ट्रिब्यूटरी, दैट इज नोन एज ट्रेलिस पैटर्न। ट्रिब्यूटरी जो है 90 डिग्री में मिलती है। अगर हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो शिंगी कामबन इन तिब्बत रीजन से इंडस रिवर निकलती है आपकी, जिसे सिंधु बोला जाता है इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे श्योक रिवर मिलती है इसके साथ। इसके बाद मेजर जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बुकारचू। बेसिकली तो इंडस रिवर बुकारचू से निकलती है आपकी। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए और उसके ओरिजिन और उसके एंशियंट नाम भी देख लीजिए, ये हमने आई थिंक हिस्ट्री में भी किया था। ठीक है, इंडस को आपका बोलते हैं सिंधु, ओरिजिन इसका बुकारचू है तिब्बत रीजन में। झेलम को बोलते हैं वितास्ता, ये एंशियंट नेम ये रहा, ये ट्रिब्यूटरीज के पहले पुराने नेम है। ठीक है, मतलब नए नेम है और ये आपके एंशियंट नेम है। तो चेनाब सॉरी जो झेलम है वो उसको ओरिजिन है वेरीनाग और उसका एंशियंट नेम है वितास्ता। चेनाब का ओरिजिन है बारालच्चा लापास और उसका जो एंशियंट नाम है वो है अस्सिकिली विच इज द लार्जेस्ट वन। रावी का जो ओरिजिन है वो है रोहतांग और उसका एंशियंट नेम है पुरुषनी। ब्यास का ओरिजिन है रोहतांग और उसका एंशियंट नेम है बिपासा। सतलुज का ओरिजिन है राकास ताल और एंशियंट नेम है शतुद्री विच इज द लॉन्गेस्ट। झेलम और चिनाब के बीच में बनने वाला जो दयोब होता है, दो रिवर्स के बीच में जो बनता है उसे बोलते हैं छाछ दयोब। चिनाब और रावी बीच में बनने वाला दयोब होता है रचना दयोब, इसको बोलते हैं रचना दयोब। रावी और ब्यास के बीच में बनने वाला दयोब होता है बारी दयोब और ब्यास और सतलुज के बीच में बनने वाला दयोब होता है दिस्ट जलंधर दयोब। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। आईसीजे इंडिया के पास सॉरी पाकिस्तान के पास है, ये पाकिस्तान के पास है और बीआरएस जो है वो इंडिया के पास है। 20% ऑफ वाटर ऑफ इंडस इज विद इंडिया एंड 80% इज विद पाकिस्तान। आईसीजे यानी इंडस, झेलम एंड चेनाब इंडिया पाकिस्तान के पास है और बीआरएस यानी कि रावी, ब्यास एंड सतलुज ये अपने इंडिया के पास है। 80% ऑफ इंडिया के पास है ये वाला पानी और 20% वो वाला पानी है। इसी तरह 80% ऑफ ये वाला पानी जो है पाकिस्तान के पास है एंड 20% ये वाला पानी इनके पास है। क्लियर है, ये इंडस वाटर ट्रीटी थी 1960 में साइन हुई थी। ठीक है, भागीरथी रिवर, डिटेल में हम उत्तराखंड की हर एक रिवर को भी पढ़ेंगे, लेकिन भागीरथी रिवर है, ये भागीरथी है, ये गौमुख ग्लेशियर से निकल रही है, ये मिल रही है देवप्रयाग में आके गंगा नदी से। ठीक है, यहाँ से आगे फिर वो गंगा के नाम से जानी जाती है। बेसिकली भागीरथी देवप्रयाग में आके मिलती है ये अलकनंदा नदी से। बेसिकली ये अलकनंदा नदी है जो आ रही है आपकी, ये अलकनंदा नदी है और उसके बाद से जब वो देवप्रयाग में भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा से तो वो गंगा के नाम से जानी जाती है। वो है, यू कैन सी। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। सतुपंथ ग्लेशियर से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी। ठीक है, यहाँ पे नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में, फिर धौलीगंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, फिर पिंडर नदी मिलती है आपकी कर्ण प्रयाग में, फिर आपकी रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में और फिर देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है। ये पंच प्रयागों में कौन कौन सी नदियां मिलती है अलकनंदा नदी के साथ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा बहुत। और फिर देवप्रयाग से आगे वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों है। ये देखो आप, मेजर तो आपकी गंगा नदी ये रही। ठीक है, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। फराक्का बैरेज का अग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन हुआ था। हुगली रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर
ये आपकी हो जाएंगी। यहाँ से जोड़ रही है आपकी रामगंगा, फिर गोमती नदी, ठीक है, जहाँ पे फुलहर लेक है, फिर घाघरा, वहां पे शारदा नदी घाघरा में आके मिल रही है, जो मिलम ग्लेशियर से निकलती है नेपाल हिमालय से, फिर गंडक नदी जुड़ रही है, और फिर यहाँ कोसी नदी जुड़ रही है। कोसी नदी को सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है, ये की टर्म्स याद रखिए। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गई, आपको ध्यान रखनी है। राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों याद रखनी है आपको, दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ जाएंगी, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहले गंगा, फिर रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। फिर यहाँ पे आती है आपकी हिंडौन नदी, जो यमुना नदी के साथ जुड़ती है। यमुना इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बेसिकली, लेकिन हिंडौन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बेसिकली ओनली यमुना। ये बंदरभुज पर्वत से निकलती है यमुना आपकी। इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी विच मीट एट चंबल ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, क्रिएट गुल्ली इरोजन, रिवाइंस बैडलैंड टोपोग्राफी। तो यहाँ चंबल मिलती है यमुना से, तो यहाँ बेटवा मिलती है, फिर ये केन, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और यमुना जाके मिल जाती है आपकी गंगा से। यहाँ सोन नदी मिलती है डायरेक्टली गंगा से, और यहाँ हुगली नदी मिलती है डायरेक्टली गंगा से। तो ये देख सकते हो आप इसमें, ठीक है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र देखते हैं आप। ब्रह्मपुत्र जो है वो आपकी ओरिजिन निकलती कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होती है, यार्लुंग त्सांगपो इन चाइना, ठीक है, तिब्बत, या इसी नाम से ये जाने जाती है बेसिकली। और तो ये निकलती है बेसिकली अंगसी ग्लेशियर से, जो कि कैलाश या चामयुंगडुंग भी कहते हैं इसको, यहाँ से निकलती है, इस नाम से ये जानी जाती है चाइना में। सियांग दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। फ्रॉम धुबरी असम एंटर्स टू बांग्लादेश, यहाँ धुबरी रीजन से असम की ये एंटर करती है इंडिया में। मौजूली आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड फॉर्म ड्यू टू दिस रिवर एंड इट एंटर्स द बांग्लादेश बाय द नेम जमुना। इसे जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में, और गंगा को पद्मा कहते हैं। पद्मा और जब जमुना मिलती है तो ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, और जिसमें सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको मेघना बोलते हैं वहां पे। पद्मा और जमुना जब मिलती है तो उस नदी को मेघना बोलते हैं आपके बांग्लादेश में। ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र आर सुबानसिरी, कामेंग, तेस्ता, लोहित, धानसिरी एंड दिहांग। दीज आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बाद नेशनल वाटरवेज हमने पिछले में भी देख लिया था वीडियो, इसमें शॉर्ट क्विकली एक बार देख लेते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1 प्रयागराज हल्दिया गंगा भागीरथी रिवर सिस्टम। नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र। नेशनल वाटरवे नंबर 3 कोलम कोटापुरम केरला। नेशनल वाटरवे नंबर 4 कृष्ण रिवर। नेशनल हाईवे 1 शेषा सूरी दिल्ली टू अमृतसर एंड दिल्ली टू कोलकाता। दिस इज द नेशनल हाईवे नंबर 1, ठीक है, शेषा सूरी मार्ग बोला जाता है, जो कि NH44 है, ठीक है। पेनिनसुला रिवर सिस्टम में देख लेते हैं। ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये दो मेन कैटेगरीज होती है आपकी पेनिनसुला में। ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, जो कि सौरव बंगाल भी कहा जाती है आपकी कोसी नदी, सॉरी सौरव ऑफ बंगाल दियोदार नदी को कहते हैं बेसिकली। फॉर्म्स डेल्टा बिकॉज पेनिनसुलर प्लेट्यू इज टिल्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग में आपकी फॉर्म एस्चुरी, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आप मेजर रिवर्स जो है साउथ इंडिया की, वो आप देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे अरावली रेंज की तरफ यहाँ पे लूनी रिवर है, इट इज दी इट लॉस्ट नियर द रन ऑफ कच्छ रीजन। ये आपकी साबरमती रिवर है यहाँ पे, ये माही रिवर है, ठीक है, विंध्या रेंज की तरफ। ये नर्मदा रिवर है, और ये आपका सतपुरा रेंज की तरफ ताप्ती रिवर है यहाँ पे। ये दो ऐसी रिवर्स हैं जो यूटर्न ले लेती है और रेलवे से गिर जाती है जाके, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में न जाके। इसके बाद हीराकुंड डैम जो है वो लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, और ये महानदी रिवर पे है, ये ध्यान रखिए इसमें आपको। बाकी आपकी जो ये गोदावरी रिवर है, ये त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से निकलती है महाराष्ट्र के, और ये यहाँ से यहाँ होती हुई जाती है। ये मेजर पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रवती, ठीक है, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। चिलिका लेक लाइज हेयर बिटवीन द गोदावरी एंड द महानदी रिवर। इसके बाद महाबलेश्वर से आपकी निकलती है कृष्ण रिवर, जो कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है कृष्ण रिवर। इसमें भीमा, तुंगभद्रा इज द मेजर ट्रिब्यूटरी, ठीक है। कोलेरू लेक इज बिटवीन दी गोदावरी एंड द कृष्ण रिवर। इसके बाद निकलती है आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स से कर्नाटका की कावेरी रिवर, ठीक है। जो इडुक्की डैम है वो पेरिया रिवर पे है, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केरला की कुछ रिवर्स के नाम है यहाँ पे। जॉग फॉल्स जो है आपका वो शरावती रिवर पे पाया जाता है वो। और यहाँ पे मंडोवी, यहाँ गोवा में पाई जाने वाली कुछ रिवर्स है, उनके नाम है। तो ये आप देखिए, ओवरऑल मैंने साउथ इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम बताया। इसमें गोदावरी जो है आपकी, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार, और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज क्या कौन सी है, मंजरा, सबरी, पूर्णा, प्रणहिता, पेन गंगा, वेन गंगा, वार्धा और इंद्रवती, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी रिवर की, तो ये याद रखिएगा। एंड इस बेसिन इज स्प्रेड टिल द मध्य प्रदेश, गोदावरी का बेसिन जो मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। इसके बाद कृष्ण है, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा रिवर की, वो है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, घट प्रभा एंड मालप्रभा। इसके बाद पेनर है आपके पुलिकैट लेक में, इंडिपेंडेंट रिवर ऑफ द आंध्र प्रदेश, समासीरा डैम। कावली रिवर है आपकी, इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है आपकी काबिनी, भवानी, हेमवती एंड अमरावती, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावली रिवर। उसी तरह नर्मदा है आपकी, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लेट्यू ऑफ अमरकंटक
एंड यहाँ पे जबलपुर ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के बैंक्स पे जबलपुर है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वो भी नर्मदा रिवर के बैंक्स पे है। ठीक है। अमरकंटक से निकलती है सोन रिवर ऑल्सो। नर्मदा भी निकलती है अमरकंटक प्लाटू से, और सोन नदी भी निकलती है, सोन रिवर ऑल्सो। ध्यान रखिए, दो नदियां अमरकंटक प्लाटू से निकलती है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा देख लेते हैं। हिरन, बर्नर, बंजर, शक्कर एंड जो आपका अमरकंटक प्लाटू है, ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न शो करता है। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से। तापी, इट इज बीटल प्लेटू से निकलती है ये। सूरत ऑन इट्स राइट, सॉरी ऑन इट्स बैंक्स एंड ट्रिब्यूटरीज इसकी है गोमाई एंड अन्नर। कुछ वाटरफॉल्स देख लेते हैं। हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम देखें हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है एंजल वाटरफॉल्स एंड जो कि वेनेजुला में है। और इंडिया में बात करें तो कुंचिकुल वाटरफॉल्स है, एंजॉग और गेरस्पा वाटरफॉल्स है। कुंचिकुल वाटरफॉल वराही रिवर पे है, एंजॉग वाटरफॉल शरावती रिवर पे है। इसके बाद कपिलधार और धुआधार नर्मदा रिवर पे है। दूध सागर वाटरफॉल मंडोवी रिवर पे है, जो कि गोवा में है। कुंदरू वाटरफॉल जो है आपका स्वर्णरेखा रिवर पे है, झारखंड में। ठीक है, यहाँ वादवा लेक भी पाया जाता है। चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में है। ये निगारा वाटरफॉल ऑफ इंडिया भी, नाइगरा वाटरफॉल ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं इसे। कुछ डैम्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट डैम, हाईएस्ट डैम एंड लॉन्गेस्ट डैम, ये तीन कैटेगरी में। लार्जेस्ट डैम में आपका भाखड़ा नंगल डैम है, हिमाचल प्रदेश में। हाईएस्ट डैम में टिहरी डैम है हमारा, भागीरथी एट भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड। ठीक है। और लॉन्गेस्ट डैम है आपका हीराकुंड डैम एट महानदी रिवर। ठीक है, क्लियर है। चिनाब रिवर, ब्यास रिवर, रावी रिवर, इनकी ट्रिब्यूटरीज है। बलीगढ़, दुलहस्ती, सलाल इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर। ब्यास की है महाराणा प्रताप सागर। अच्छा सॉरी, डैम डैम की बात हो रही है, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। बगलीहार, दुलहस्ती एंड सलाल ये चिनाब रिवर पे बनने वाले डैम्स है। ब्यास पे महाराणा प्रताप सागर डैम है। रावी रिवर में चमेरा, रंजीत सागर और थीन डैम। और झेलम रिवर पे किशनगंगा और तुलबुल डैम। उसी तरह से गांधी सागर जो डैम है आपका, वो चंबल रिवर पे बना हुआ है मध्य प्रदेश में, गांधी सागर डैम। और राणा प्रताप सागर भी इसी रिवर पे है। तो ये दोनों प्रताप सागर और गांधी सागर डैम चंबल रिवर पे है। जवाहर सागर डैम, चंबल रिवर, ये दोनों राजस्थान में है, राणा प्रताप और जवाहर सागर डैम। और इंद्र सागर ये नर्मदा रिवर पे बने हैं मध्य प्रदेश में। कृष्ण रिवर पे जो बने हैं वो नागार्जुना सागर डैम है। ठीक है, ये तो सॉइल प्रोफाइल है बेसिकली, इसे आप अपने लेवल पे एक बार देख लीजिएगा। फिर भी बता देते हैं हम एक बार। ओ से ऑर्गेनिक कंटेंट आपका, ऑर्गेनिक लेयर होती है, ह्यूमस कंटेंट होता है सबसे ज्यादा। ए में टॉप सॉइल आती है जिसमें मिनरल्स और ह्यूमस दोनों होते हैं। ई एलिविएशन, बी इज द सबसॉइल एंड सी इज द पेरेंट रॉक एंड आर इज योर रेड रॉक, बेड रॉक ओवर हियर। एलुवियल सॉइल में हमने बात कर ली थी ना, न्यू में खादर, ओल्ड में भांगर आती है। हाईएस्ट इन इंडिया एलुवियल सॉइल पाई जाती है 40% में कम से कम। और रिच इन पोटैश होती है, पुअर इन फॉस्फोरस होती है, ये ध्यान रखिए। रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फोरस, ऐसे दो स्टेटमेंट्स करके आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे देंगे, कंफ्यूज कर देंगे, तो आपको पता होना चाहिए एक्जैक्टली। एलुवियल सॉइल इज रिच इन पोटैश बट पुअर इन फॉस्फोरस। इसके बाद ब्लैक सॉइल आता है आपका, 10% एरिया कवर होता है इंडिया में, और इरेगुलर सॉइल भी कहते हैं, वॉल्केनिक ओरिजिन से बनती है ये। क्रैक्स डेवलप व्हेन सॉइल ड्राइज अप, स्टिकी व्हेन इट इज वेट। सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। Impermeable soil है ये, best suitable for the cotton crops, best suitable for the cotton crop. Then north western port of Peninsular Plateau, महाराष्ट्र एंड गुजरात में बेसिकली पाई जाती है। रेड सॉइल, जो कि आयरन ऑक्साइड की रिच मात्रा होने की वजह से रेड होती है, तो रेड सॉइल लो रेनफॉल एरिया में पाई जाती है एंड येलो व्हेन हाइड्रेटेड। ठीक है। लेटराइट सॉइल होती है, लीचिंग प्रॉपर्टीज इसमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स वॉश अवे ड्यूरिंग दिस, इसको लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। हाई रेनफॉल एरिया में लेटराइट सॉइल पाई जाती है। कैश्यू नट्स, कॉफी इसमें उगाए जाते हैं। पीटी सॉइल जो होती है हाई रेनफॉल एरिया में पाई जाती है और हाई टेम्परेचर जहाँ पे दोनों। अच्छा, सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, नेबुला इज अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक है ना, नेबुला प्लेस थ्योरी तो देखी थी हमने लैप्लेस की 1796 में। ठीक है। सन इज एट द सेंटर ऑफ व्हिच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। ठीक है। आदित्य L1 मिशन ऑफ इसरो इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू सन। इसी तरह मरकरी जो कि बुध है, इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, इसमें कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है मरकरी की। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन अराउंड सन। ठीक है, 88 डेज लेता है ये। वीनस यानी शुक्र, ठीक है, स्लोएस्ट रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड अर्थ रोटेशन टेक प्लेस 1 डे। ठीक है ना, उसी तरह से वीनस टेक 243 डेज रोटेशन, खाली सिर्फ रोटेशन करने की, रेवोल्यूशन की नहीं, रोटेशन के ही 243 डेज लेता है, जहां वन एक अर्थ जो एक ही दिन लेता है। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ वीनस को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार वीनस को कहा जाता है। इवनिंग स्टार वीनस को कहा जाता है। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस को ही कहा जाता है। हॉटेस्ट क्यों बनता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन में, ध्यान दीजिए। इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद आता है अर्थ यानी पृथ्वी। ठीक है, इसकी जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून, जो कि नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, मतलब इसकी खुद की लाइट नहीं है, और ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। डेंसिएस्ट प्लैनेट है हमारा अर्थ। ब्लू प्लैनेट भी है, 71% वाटर है, 21% लैंड मास है। ठीक है, अर्थ। मार्स एंड ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, आई होप सो, यू मस्ट बी नोइंग इट। ओके, मार्स, मंगल,
इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस होने की वजह से। फोबोस एंड डियोमस सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे, इनके सैटेलाइट्स के नाम है मार्स के। निक ओलंपिया इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द मार्स। मंगलयान मिशन आपको पता ही होगा, पिक्चर भी बन चुकी है उस पर। एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों वाले कि किसमें, ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एग्जाम से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़े पत्थर होते हैं आपके मार्स और जुपिटर के बीच में, एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। सेरेस क्या है बेसिकली, इट्स अ ड्वार्फ प्लैनेट एंड इट इज लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इन द बेल्ट एंड क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट इज टू अर्थ। Asteroid belt divides planets into two parts, basically interior and exterior. एक्सटीरियर वाले को बोलते हैं जॉवियन और गैसेस प्लैनेट, इंटीरियर वाले जो होते हैं टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स भी कहे जाते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। दीज आर द इंटीरियर प्लैनेट, वेयर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर द एक्सटीरियर जॉवियन और गैसेस प्लैनेट बेसिकली। क्लियर है? डिक्रीजिंग इन साइज ऑफ प्लैनेट्स, अगर मैंने जैसे डिक्रीज इन द साइज ऑफ प्लैनेट बताऊं तो इस तरीके से लगा रखा है मैंने रेंज। जुपिटर सबसे बड़ा, उससे छोटा सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर सबसे छोटा आता है मरकरी आपका। ठीक है, तो डिक्रीज साइज ऑफ प्लैनेट्स में यहाँ दे रखा है, सबसे लार्जेस्ट ऊपर है, फिर उससे कम 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 और सबसे कम मरकरी है। फिफ्थ नंबर पे आता है आपका, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट आपका आता है अर्थ, हमारा अर्थ तब। ठीक है, इसके बाद जुपिटर से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो आज की वीडियो में मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ, हर एरिया से, जहां जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जुपिटर जिसे बृहस्पति भी कहते हैं, इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। गैनीमीड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ होल सोलर सिस्टम, और ये जुपिटर की सैटेलाइट है। फास्टेस्ट रोटेशन ये जुपिटर पे करता है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और सबसे तेजी से ये घूमता है। 10 आवर्स के अंदर अंदर ये अपना रोटेशन कंप्लीट कर देता है। जहां अर्थ जो है हमारा 24 आवर्स यानी कि पूरा एक दिन लेता है, वहां पे रोटेशन जो है जुपिटर 10 आवर्स में कर देता है। और वीनस इसके लिए कम से कम मोर देन, कितना देखा था हमने अभी, 200 प्लस डेज, 243 डेज ले लेता है रोटेशन के लिए, सिर्फ रोटेशन के लिए, सोचो। ठीक है, तो सोचिए जुपिटर कितनी तेजी से घूमता है, 10 घंटे में ये रोटेशन कंप्लीट करता है। लो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनी, these are the Galilean moons, or we can say it is the moons which was discovered by Galileo Galilei by his own telescope, और जो कि जुपिटर के हैं। तो पूछ सकते हैं, आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपको 4 अलग अलग ये दे देंगे नाम, लो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनी, आर मून्स ऑफ द विच ऑफ द प्लैनेट, तो ये जुपिटर के हैं, डिस्कवर्ड बाय द गैलीलियो गैलीली, जिसे गैलीलियन मून्स भी कहते हैं। न्यूटन जो थे, ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। सैटर्न यानी शनि, इट इज लीस्ट डेंसिटी होती है इनकी, सैटर्न की लीस्ट डेंसिटी है, लेस देन वाटर ऑल्सो, एंड इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है टाइटन एंड एनक्लेडियस। लाइफ पॉसिबल ये देखा गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद रिंग्स की बात करें, एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे सैटर्न का, वो है इसकी रिंग्स जो चारों तरफ रहती हैं। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, ये भी गैलीलियो ने ही डिस्कवर की थी। ह्यूगेन्स डिस्कवर्ड दैट दीज रिंग्स डू नॉट टच दी सैटर्न, और ये सैटर्न को टच नहीं करती है। कैसिन सेज दीज रिंग्स हैव गैप्स बिटवीन देम। ठीक है, तो इन दोनों की बात सही हुई सामने। यूरेनस हमारा प्लैनेट है, ये ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेसेस ऑफ मीथेन गैस यहाँ पाई गई है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव करता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट, एंड बोथ आर आइस जायंट्स। नेपट्यून और यूरेनस दोनों ही आइस जायंट्स है। नेपट्यून लास्ट प्लैनेट हो गया हमारा सोलर बेल्ट का बेसिकली। ये स्लोएस्ट रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, एक रेवोल्यूशन 165 ईयर्स ले लेता है, जहां अर्थ का एक रेवोल्यूशन 365 डेज लेता है। ठीक है, अर्थ का, वहां नेपट्यून का रेवोल्यूशन पूरा 165 ईयर्स ले लेता है, साल। ठीक है, तो स्लोएस्ट रेवोल्यूशन होता है नेपट्यून से, एंड ये कोल्डेस्ट प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। नेपट्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये आपका क्यूपर बेल्ट, ठीक है, QUIPR, क्यूपर बेल्ट। बियॉन्ड नेपट्यून जो है, नेपट्यून जो लास्ट प्लैनेट है, उसके बियॉन्ड क्यूपर बेल्ट पाई जाती है। ड्वार्फ प्लैनेट्स, प्लूटो पहले एक प्लैनेट की कैटेगरी में आता था, फिर ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट पर डाल दिया गया। क्यूमिया, मेक, एरेस ऑर्बिट सन इन 310 इयर्स, जो मेक के लिए बेसिकली दीज आर योर ड्वार्फ प्लैनेट्स। शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड शेप, ठीक है ना, या ऑब्लिक स्फेरॉइड भी कह सकते हैं। बल्ज एट द सेंटर एंड फ्लैट एट द पोल्स due to the rotation or centrifugal force. Gravity is the highest at poles and it is inversely proportional to your radius of the earth. Gravity is inversely proportional to square of the radius of the earth. ये आपको चीज ध्यान रखनी है। Tilt of the earth 23.5 डिग्री पे होती है, rotation from its axis, and 66.5 डिग्री पे revolution orbital plane में। ये आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसके बाद लाइन ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इस तरीके से होती है, लॉन्गिट्यूड पोल से पोल की तरफ होती है। ठीक है ना, प्राइम मेरिडियन जो है पास होता है दोनों आपका लॉन्गिट्यूड की तरफ से। ठीक है ना, ग्रीनविच मेरिडियन, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मेरिडियंस,
वर्टिकल नेचर में होते हैं, इक्वल इन लेंथ होती है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल पैरेलल्स होते हैं, सर्कल्स में होती है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181, 90 एक इक्वेटर, फिर 90 नॉर्थ, 90 साउथ, 181। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। लॉन्गिट्यूड में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है पोल्स की तरफ, और यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है इक्वेटर की तरफ। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्कल्स आर 179। लैटिट्यूडनल सर्कल्स टोटल 179 है, और टोटल नंबर लैटिट्यूड देखेंगे तो 181 है। 180 डिग्री इज द इंटरनेशनल डेट लाइन बेसिकली, एंड ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स। यहाँ आप देख सकते हो आर्कटिक सर्कल है सबसे टॉप पे, एंटार्क्टिक है साउथ में, फिर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है 23.5 डिग्री साउथ पे, 23 नॉर्थ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 0 डिग्री पे आता है आपका इक्वेटर विच इज द ग्रेटेस्ट सर्कल ऑफ यहाँ। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है। रोटेशन ऑन सोन करता है अर्थ, कॉजेस डे एंड नाइट, एंड 23 आवर्स 56 मिनट्स अप्रॉक्सिमेटली 24 आवर्स ले लेता है अर्थ। और रेवोल्यूशन अराउंड द सन होता है, कॉजेस सीजन चेंज इन सीजन 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट्स। तभी लीप ईयर आता है, हर 4 साल में एक बार एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी में 28 से 29 हो जाता है, वो ये डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है। सीजनल कॉन्फिगरेशन ऑफ अर्थ एंड सन की बात करें तो समर सोलिस्टिस 21 जून को आता है, विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को, वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को, ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर को। इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स में। पेरिलियम अर्थ क्लोजेस्ट टू सन 2 से 3 जनवरी में। ठीक है ना, मैंने 4 जनवरी भी बताया है, किसी बच्चे का कमेंट भी था, तो ये 4 जनवरी भी करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन 2 से 3 जनवरी आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट है। पेरिलियन जब अर्थ सबसे क्लोजेस्ट होता है सन के। एपिलियन अर्थ farthest to the sun, earth is the farthest position to the sun कि 5th जुलाई पे होता है, मतलब अर्थ सबसे दूर है सन के, वो पोजीशन पे 5th जुलाई में होती है। ये एपिलियन स्टेज बोलते हैं इसको। लूनर एक्लिप्स, इसमें जो सन अर्थ और मून है वो 180 डिग्री की तरह एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और फुल मून यहाँ पे देखने को मिलता है पूर्णिमा यानी कि। और सोलर एक्लिप्स जो है आपको यहाँ पे अमावस्या न्यू मून देखने को मिलता है। सन और मून और अर्थ, इसमें मून बीच में होता है सन और अर्थ के, और लूनर एक्लिप्स में अर्थ बीच में होता है सन और मून के। ठीक है, ये ध्यान रखिए डिफरेंस। ये डायग्राम के थ्रू समझ रखा है हमने। समर सोलिस्टिस और ये विंटर सोलिस्टिस, ये वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को, और ये ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर को। ये आप डायग्राम देख लीजिए। जनवरी में पेरिलियन पी से पास 147.1 मिलियन किलोमीटर, और यहाँ पे दूर है 152 मिलियन किलोमीटर। जुलाई को एपिलियन कहते हैं फर्देस्ट पॉइंट। उसी तरह टाइड्स को देख ले तो राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इज नोन एज टाइड्स बेसिकली, जिसमें स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स ये दो मेजर कैटेगरीज आती हैं। स्प्रिंग टाइड्स जो होती है बेसिकली, इसमें सन मून अर्थ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। ठीक है, एक लाइन में होता है, एक सीध में होता है बेसिकली। तो सन और मून का दोनों का ही ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है ऑन अर्थ, जो कि ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ऑन अर्थ। ठीक है, और यहाँ पे नीप टाइड्स में 90 डिग्री की पोजीशन में होते हैं सन अर्थ एंड मून, और यहाँ पे बेसिकली आपको सबसे हाईएस्ट जो टाइड्स है वो स्प्रिंग टाइड्स में देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू डीप टाइड्स। क्लाइमेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, लॉन्ग टर्म चेंजेस। ठीक है, एंड 6 फैक्टर्स है बेसिकली इसके। कौन कौन से हैं वो है लैटिट्यूड, क्लाइमेट वेरी फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, देन एल्टीट्यूड विच इज हाइट, कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट कोल्ड और वार्म, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। विंड यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, कोल्ड इंटेंस होती है तो सिंक कर जाती है, लो प्रेशर वार्म होती है तो लाइट और राइज कर जाती है। इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी सैंड आपका लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी आप इसमें समझ सकते हो क्लियरिटी से। शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव में ट्रांसफर हो जाती है। ये ग्रीन हाउस, इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस है। कोई सोचेगा कि वाटर वेपर नहीं है, लेकिन वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस की कैटेगरी में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कॉर्नलिस फोर्स है। यहाँ पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पे आपका लाई करता है। ये 0 डिग्री पे आपका लो प्रेशर होता है, फिर आपका हाई प्रेशर होता है दोनों जगह, फिर आपका लो प्रेशर होता है दोनों जगह, और फिर सबसे टॉप पर पोल्स में आपका हाई प्रेशर होता है। हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं 30 डिग्री नॉर्थ को, 30 डिग्री साउथ को, हॉर्स लैटिट्यूड। क्लियर है, यहाँ पे डोल्ड्रम्स लाई करते हैं, ये पिछले वीडियोस में भी करवाया था हमने। पोल्स पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है कॉर्नलिस फोर्स, और मिनिमम होता है इक्वेटर पे। ठीक है, मैक्सिमम पे कॉर्नलिस फोर्स मैक्सिमम होता है पोल्स पे, ध्यान रखिएगा। कॉर्नलिस फोर्स डिफ्लेक्ट विंड इन राइट डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये हमने देख लिया था कि कॉर्नलिस फोर्स का ही इफेक्ट होता है बेसिकली। वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। लोकल विंड्स के कुछ नाम देख लेते हैं इंडिया में। लू इज वन ऑफ द लोकल विंड। लोकल विंड का नाम चिनुक नॉर्थ अमेरिका में है। सेंटा एना या हार्माटन इज द लोकल विंड इन is the local wind, and Khamsin is the local wind in Egypt. Sirocco is the local wind. Blood rain भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, ये आप रेट अपने साथ कैरी करती है बेसिकली। सी ब्रीज लैंड ब्रीज में क्या डिफरेंस होता है? सी ब्रीज का डे में अकर होता है
इसमें जो लैंड होता है वो वार्म अप हो जाता है जल्दी, और जो हवा इसके ऊपर की वो वार्म हो जाती है, ऊपर लाइट होती है तो ऊपर ट्रेवल करती है, वो मूव कर जाती है कि सी की तरफ। और कोल्ड एयर में जो हवा होती है कि सी के ऊपर वो कोल्ड होती है तो डेंस होती है, वो सिंक करती है, और जहाँ पे स्पेस बन जाती है यहाँ पे वो हमें ऊपर चली जाती है, जैसे यहाँ पे स्पेस होती है तो कोल्ड एयर वहां की जगह ले लेती है। तो इस सर्कल को बोलते हैं कि सी ब्रीज। लैंड ब्रीज जो कि नाइट में होता है, लैंड जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो वहां पे कोल्ड एयर बन जाती है जो कि डेंस होती है, सिंक रहती है। और जो सी है, जो जितनी देर में गर्म होता है उतनी देर में ठंडा होता है, तो हवा सी के ऊपर उस वक्त तो गर्म रहती है नाइट नाइट के टाइम पे, तो वो लाइट होती है और राइज अप कर जाती है। कोल्ड एयर यहाँ जगह ले लेता है और वार्म एयर यहाँ पे आ जाती है, तो इस तरीके से मूवमेंट होता रहता है। तो दिस इज योर लैंड ब्रीज ओवर हियर, नाइट में अकर होता है जो कि। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स कवर अप कर लिए आज की क्लास में। जितना भी मुझे लगा जो छूट रहा था वो मैंने आज की वीडियो में कवर अप कर दिया है। आई होप ये वीडियो, ये जितना भी कंटेंट है आपको हेल्पफुल रहा होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कुछ पीवाई के एनालिसिस भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स? इनमें से कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहते हैं? तो दैट इज योर फिनलैंड। फिनलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। ओके, इसमें क्या इशू हो गया, फिर छोड़िए सर। ओके, फिनलैंड को बोलते हैं आपके लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज फेमस फॉर लाइवस्टॉक रैंचिंग इन द वर्ल्ड? तो अर्जेंटीना को बोलते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग विद द गिवन कोड्स। प्लांट गिवन है आपको और क्लाइमेटिक रीजन गिवन है यहाँ पे आपको। ठीक है, मेगाथर्म इक्वेटोरियल रीजन, मेसोथर्म ट्रॉपिकल रीजन, माइक्रोथर्म टेम्परेट रीजन, एंड योर हेकेस्थर्म इज योर टुंड्रा रीजन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? तो इसमें जेरी रिवर जो है या फिर कॉन्गो रिवर भी कह सकते हो, उसके साथ it crosses the equator twice. It crosses the equator twice. What is the correct north-south sequence of the states of India along with the Myanmar border? तो पहला आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। With which of the following countries does India have its longest international boundary? The correct answer is Bangladesh. Option number C, Bangladesh. 4,096 kilometers. As per 2011 census, which of the following states had the highest literacy rate? So option number A, Mizoram has the highest literacy rate. Which of the following mountain peak is not located in Uttarakhand? तो ऑप्शन नंबर डी, नंगा पर्वत इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड। ठीक है ना, ये हमने देखा था आज की वीडियो में। कामेट या फिर कल की वीडियो में आप देखना। बंदरपूछ एंड दोनागिरी। ठीक है, क्लियर है। तो नंगा पर्वत इज नॉट लोकेटेड इन योर उत्तराखंड। एट विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज द एवरेज सी लेवल मेजर्ड? तो मुंबई। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? आपको इनकरेक्ट बतानी है। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ये तो करेक्ट है। कोसी रिवर इज आल्सो कॉल्ड सौरव ऑफ बिहार, देखो ये भी करेक्ट है, पीवाईक्यू में सब कुछ आ चुका है। ब्रह्मपुत्र इज एन एंटीसीडेंटल रिवर, ये भी करेक्ट है। गैंजेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, नो। ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी, देवप्रयाग में जब आके मिलती है वहां से गंगा रिवर जानी जाती है। भागीपुत्रा गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग। तो ये हमने देखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? तो आपका राजस्थान इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी भी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, कहीं वो टॉप पे ना आ गया हो, तो आप चेक कर लेना एक बार। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर भैया, 19% इसका। Which of the following country has the largest reserve of bauxite of the world? Option number D, Australia is the correct answer. Which of the following state has the largest forest area in India? मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश टॉप पे है, परसेंटेज वाइज मिजोरम टॉप पे है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? थारू ट्राइब आपकी उत्तर प्रदेश में है, गादी ट्राइब आपकी हिमाचल प्रदेश की है, टोडा ट्राइब तमिलनाडु की है, कोन्याक ट्राइब आपकी नागालैंड की है, ना कि केरला की। केरला की ट्राइब नहीं है, नागालैंड की है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ये इट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। एज पर 2011 सेंसस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? तो केरला, ठीक है ना, केरला का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है इनके कंपेरिजन में, फिर पुडुचेरी आता है आपका, फिर तमिलनाडु। ठीक है ना, 1084 is the sex ratio of Kerala according to 2011 census. Which of the following canal is responsible for land degradation in Rajasthan? So that is your Indira Gandhi Canal. Option number C is the correct answer over here. तो ये हमने डिस्कस कर लिया हमारे आज के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। आई होप ऑल द वीडियो, ऑल द कंटेंट अप टू दिस लास्ट लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। ठीक है, आपको जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ डाउट हो, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, तो करते रहिए। इसके बाद हम अपनी एनवायरमेंट इकोलॉजी की वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप सो यू मस्ट बी वर्किंग हार्ड फॉर योर अपकमिंग मेंस एंड
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली, मेंस तो करना ही है साइड बाय साइड, लेकिन अभी कम टाइम है तो फोकस पूरा आप प्रीलिम्स पे ही दीजिए, क्योंकि मैं भी आपके लिए पूरी तैयारी प्रीलिम्स पे ही करवा रही हूँ अभी फिलहाल। मेंस की भी करेंगे हम जब मेंस का स्टेज आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियोस में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।